हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दो स्थिति में निकाला जाता है। पहला, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और दूसरा द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, यह एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसलिए इसका लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है आपको याद होना, ताकि आप अपने से है ना लिख पाए। तो इस लैंग्वेज को समझिए, फिर इसका कैलकुलेशन आपको मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। माना ए बी एक द्विध्रुव है। ए बी क्या है? एक द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके बिंदु ए पर आवेश -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों का मान बराबर होता है, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। ओके, अगला महत्वपूर्ण चीज, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। यहाँ पर द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है जी? O है। तो ए l हो गया और ये भी l हो गया। ओके, तो आप समझ पाए, ए दिखाई दे रहा है, ए पर -q आवेश है और बी पर +q आवेश है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है जी? O है। तो आप जैसा कि पीछे जानते हैं, है ना, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, तो ये l हो गया, ये भी l हो गया। ओके, अब आगे समझिए ध्यान से। माना ए बी एक द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। ओके, अब माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O दिखाई दे रहा है, O से x दूरी पर एक बिंदु C है। आप समझ पा रहे हैं, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O है। O से x दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, समझ पाए। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दिखाई दे रहा, मध्य बिंदु O से x दूरी पर, इंपॉर्टेंट चीज है, मध्य बिंदु O से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको पता करना है, यानी पॉइंट C पर, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करना है। अब एक महत्वपूर्ण फार्मूला आप पहले आप समझ लीजिए डियर स्टूडेंट। जैसे एक Q चार्ज है, Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर, Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है kq/r² होता है, kq/r²। यदि यह आवेश निर्वात में है, डियर स्टूडेंट याद रखिए, यह कंडीशन क्या है? ये दोनों आवेश या कहिए द्विध्रुव, ये निर्वात या वायु में स्थित है। द्विध्रुव कहाँ स्थित है जी? निर्वात या वायु में। ये कंडीशन लेकर के डेरिवेशन कराया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर Q जो है, Q से R दूरी पर, आवेश Q से R दूरी पर बिंदु कोई भी है, मान लीजिए, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान kq/r² है। K तो नियतांक है, K क्या है जी? नियतांक है, और Q आवेश है, और R क्या है? उस आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, तभी ये समझ में आएगा। उस आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है? r है, और q का मान दिया है, आवेश का मान। k तो नियतांक है, k क्या है जी? नियतांक। k का मान आप जैसा कि पीछे आप जानते हैं 1/4πε0 होता है। ओके, और इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। ओके, ये आप जान चुके हैं। तो अब इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। द्विध्रुव में दो आवेश हैं, -q आवेश और +q आवेश। ओके, तो द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु एक C है। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। एक महत्वपूर्ण चीज आप यहाँ पर समझे, द्विध्रुव का अक्ष कहते किसको है? ओके स्टूडेंट, ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। चाहे आप इधर बढ़ जाइए सीधे, चाहे इधर बढ़ जाइए, इसे द्विध्रुव का अक्ष ही कहेंगे। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। तो हम निकाल क्या रहे हैं? द्विध्रुव के अक्ष पर ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हैं। तो आप समझिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से x दूरी पर, उसके अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु C है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हैं। तो आप देखिए, बहुत ही आसान है। तरीका क्या है? पहले -q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए, और फिर +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए। फिर दोनों का क्या कर दीजिए? परिणामी निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
आप इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। हमको करना क्या है आगे, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु सी पर निकालना है और प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ओके, तो ध्यान से समझिए, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, हम इसको E1 नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं? E1 नाम दे दे रहे हैं। तो आपको मैंने बताया फार्मूला क्या हुआ, आवेश ले लीजिए और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी। समझ पाए कि नहीं? आप यहाँ फार्मूला समझ पाए हैं? क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के तो है नियतांक, क्यू बटे आर, आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो आप समझिए आवेश का मान तो यहाँ पर क्यू है, माइनस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए से सी यानी माइनस क्यू से बिंदु सी की दूरी, माइनस क्यू से बिंदु सी की दूरी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये दूरी यक्स दिखाई दे रहा है, ये दूरी यक्स दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, और ये दूरी क्या है? यल है। आप समझने की कोशिश कीजिए, दूरी क्या है? यल है। तो बिंदु ए से सी की दूरी क्या हो गया? यक्स प्लस यल। बिंदु ए से सी की दूरी क्या हो गया? यक्स प्लस यल हो गया। ओके, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया? के क्यू बटे एक्स प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट चीज है डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन बहुत जरूरी है पता होना। ओके, आपको जानकारी होना चाहिए। मैंने बताया आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? उसी की ओर आता है। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसी की ओर आता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? सी दिशा में, सी से ए की ओर। माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना है और दिशा क्या हो जाएगा फिर? सी से ए की ओर, क्योंकि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है उसी की ओर आता है। ओके, अब अगला आवेश क्या? प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला वही रहेगा, ऊपर तो के क्यू ही रहेगा क्योंकि आवेश का मान दोनों तो बराबर है, चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट चीज है ये दूरी, प्लस क्यू से बिंदु सी की दूरी। तो आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल दूरी देख रहे हैं आप, क्या दिखाई दे रहा है? यक्स है, और यक्स में से ये यल दूरी क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमको ये दूरी मिल जाएगा। प्लस क्यू से सी की दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी यक्स है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है यक्स है, यक्स में से ये दूरी यल घटा देंगे तो हमको ये दूरी बी सी मिल जाएगा। तो इसलिए एक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, के क्यू बटे एक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, और बी सी दिशा में आप एक बार फिर से समझ लीजिए, प्लस क्यू की दिशा, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर भागता है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? उस पॉइंट की ओर जाता है, तो जहां पर विद्युत क्षेत्र हमको पता करना है। तो बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र हम पता कर रहे हैं, प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? उसी की ओर जाएगा, उससे दूर भागेगा। ओके, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? उससे दूर भागता है, उस पॉइंट की ओर भागता है जहां पर विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। इसलिए बी से सी की ओर, बी से सी की ओर, बी सी दिशा में। और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? उससे उसी की ओर तरफ आता है, तो उस बिंदु से उसकी ओर, सी ए दिशा में, इसलिए यहाँ सी ए लिखा गया, यहाँ पर बी सी दिशा। तो आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गया। अब बिंदु सी पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर माइनस क्यू के कारण आपने निकाला, फिर प्लस क्यू के कारण निकाला, और फिर बिंदु सी पर दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, वही आपका आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप यहाँ फोकस करें। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का मान ये होगा, सी ए दिशा में, सी से ए की ओर, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सी पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी सी दिशा में, बी से सी की ओर। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है। ओके, तो अतः बिंदु सी पर इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा दोनों के अंतर के बराबर, क्योंकि जब दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जब दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी क्या हो जाता है? दोनों के अंतर के बराबर, और ज्यादा माइनस कम, अंतर का मतलब होता है हमेशा याद रखिए ज्यादा माइनस कम। प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा? दोनों के अंतर के बराबर। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि E2 क्या है? ज्यादा है, और E1 क्या है? कम है। E2 हम किसको करें? प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? E2 है। ओके, तो प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा होगा, आपको समझ में आ रहा है, और माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र क्या है? यहाँ कम होगा, क्योंकि दूरी प्लस क्यू से क्या है? कम है,
और माइनस क्यू से यहाँ पर ये क्या ज़्यादा है। तो E2 का प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा और माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र कम, इसलिए आपका E2 माइनस E1 होगा। आप E2 का मान रखिए KQ बट्टे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, E1 का मान KQ बट्टे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए हर अलग अलग है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं पहले, या पहले हम अंश में KQ क्या है कॉमन है, KQ क्या है सबसे पहले कॉमन है, उसके बाद में तिर्यक गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ से E बराबर आपका हो जाएगा KQ आपने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो आपका KQ जब कॉमन कर लिया तो 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। ओके, तो आप लिख दीजिए 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना आपने लिख लिया। अब उसके बाद में हर अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है, आप इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, और आप इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल जैसा कैलकुलेशन आप जानते हैं, x प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फार्मूले तीन समझ लीजिए, यहाँ पर तीन फार्मूले, जैसे आप समझिए एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab के बराबर होता है। यहाँ पर a की जगह क्या दिखाई दे रहा है x, और b की जगह यल दिखाई दे रहा है, तो आपका a भी बन जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4xl हो जाएगा। ये ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार 4xl, क्योंकि a की जगह x है दिखाई दे रहा है और b की जगह क्या है यल है। ओके, तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट 4xl ऊपर लिख सकते हैं, या तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो हल करेंगे तो आपका 4xl आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4xl आ जाएगा। तो फार्मूले से समझिए, या इसको आप होल स्क्वायर खोल करके हल कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जैसे ए स्क्वायर अलग है और बी स्क्वायर अलग है, यहाँ इंटू है, गुणा का चिन्ह नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ में करके केवल एक स्क्वायर लगाया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो इसको आप पहले समझ लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ई का मान क्या हो गया, एक KQ तो रहेगा ही, ऊपर क्या हो गया 4xl हो गया, क्या हो गया 4xl। ओके, अब अपान इसको मैंने बताया क्या x स्क्वायर है ना, x माइनस यल एक कोष्टक में और x प्लस यल दूसरे कोष्टक में, और दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं इस नियम से। a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या ए बी, आप ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ओके, अलग अलग स्क्वायर था तो एक में ब्रैकेट में करके एक स्क्वायर लगा दिया आपने, इन दोनों को देख रहे हैं ऐसा कर दिया गया। अब एक फार्मूला और आप जो समझ में आ रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो इस तरह से e बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं KQ इंटू 4xl है ना, अपान x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का ये स्क्वायर, ये बाहर वाला स्क्वायर है, ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये बाहर वाला स्क्वायर। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझे, यदि ये कन्वेंशन ऐसा मान लिया जाता है, यदि x का मान बहुत ज़्यादा हो यल से, x की वैल्यू जो है यल से बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप ऐसा समझ सकते हैं x स्क्वायर में से यल स्क्वायर घटाने पर उसका लगभग मान क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा में से कम वैल्यू को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, x का मान बहुत ज़्यादा है यल की अपेक्षा, तो बहुत ज़्यादा में से कम को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो हम यहाँ में हर की जगह जो x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है ब्रैकेट की जगह है अंदर, हम x स्क्वायर केवल लिख सकते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इधर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ। ओके, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ पर इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपका ई बराबर क्या हो गया, देखिए आप के क्यू, ओके यहाँ पर देख लीजिए के क्यू इंटू 4 इंटू यक्स इंटू यल। यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो है ही, गुणा का चिन्ह है तो इसलिए मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया, ओके आप शुरू से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और बाहर वाला स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर हो गया ब्रैकेट की जगह और बाहर वाला स्क्वायर तो रहेगा ही, तो एक्स पर घाते क्या हो गया 4 हो गया, एक्स पर घाते क्या हो गया 4 हो गया, घात में घात का गुणा हो गया, तो एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, एक एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्स पर घाते 4 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, एक्स पर घाते क्या हो गया 4 हो गया, तो एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल। अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये 2 है, ये 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू के, हमने एक 2 क्या कर लिया के साथ में लगा दिया, और एक गुणा का चिन्ह है q इंटू 2l, q इंटू 2l, समझिए ये 4 है तो 2 ये यहाँ आ गया और एक 2 यहाँ आ गया, बाकी के क्यू और यल वैसे ही है, और एक यक्स कट गया तो क्या बचा यक्स पर घाते 3 बचा, ओके ये 4 देख रहे हैं, एक 2 इधर ले लिया आपने और 2 यल के साथ ले लिया, ठीक है, एक यक्स कैंसिल तो एक्स क्यूब बचा। अब चूंकि आप जानते हैं P बराबर, P क्या होता है द्विध्रुव का आघूर्ण, P क्या होता है द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, उसका फार्मूला ये होता है, तो इसके जगह Q इंटू 2l के जगह आप P लिख सकते हैं, P क्या है द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो अब इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु C पर क्या आया अक्ष पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो अक्ष पर आया, आप याद रखिए 2 रहेगा ही 2kp, इसकी जगह क्या रख दिया 2kp यक्स क्यूब, ओके। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके अक्ष पर क्या होता है 2kp बट्टे एक्स क्यूब होता है, ओके एक बार फिर से समझ लीजिए, द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2kp बट्टे एक्स क्यूब होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है P क्या द्विध्रुव का आघूर्ण है, और यहाँ पर K क्या है नियतांक है, K के बारे में मैंने बताया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 9 गुणित 10 पर घाते 9 के बराबर होता है, ओके जो कि आप पीछे जान चुके हैं। और यक्स को समझना जरूरी है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस पॉइंट की दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ओके तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपका ये खत्म। फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर में द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बता दूंगा, ओके।